बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिहर काका पढ़ा रही हूँ, तो उसका कुछ भाग अभी शेष बचा है जिसे समझाने चल रही हूँ। तो हरिहर काका के को मारे जाने पीटे जाने का निशान उनके बदन पर था। बहुत घबराए से लग रहे थे, कांप रहे थे। घर पर लोगों ने उन्हें सताया था और वो चाहते थे कि बाहर निकल कर के मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा दूं, ताकि मुझे बचाव का रास्ता मिल जाए। कांप रहे थे, अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी की छींटे देकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस के आते ही चंपत हो गए। यानी कि जो स्थिति ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका की थी, वही उनके परिवार में हुई। जब वो अपने बचाव के लिए बाहर की ओर भागे तो लोगों ने उन्हें मारा, पीटा, तकलीफ़ें दी और पुलिस की, लेकिन भाई और भतीजे तो पुलिस के नाम पर ही भाग खड़े हुए। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग फरार हो गए। अधिकतर लोग जो थे वो भाग गए। पुलिस का नाम सुनते ही 1-2 व्यक्ति पकड़ में आए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है, बड़ी घटना है। तो हरिहर काका चूँकि बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे और अंत में उन्हें ये लगा कि इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि जब उनके खुद के भाई जो हैं वो उन्हें मार पीट रहे हैं। बीच बचाव के लिए कोई नहीं था, उस गांव की ओर निकल भागे थे। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग हो गए। अब काका को ये लगने लगा कि परिवार से हट जाने में ज़्यादा भलाई है, क्योंकि परिवार के पास रहने पर उन्हें लगा कि जो वहाँ पर लोग आएंगे जाएंगे, बातें फैलेंगी, 10 तरह की लोग बात करेंगे, 10 तरह की चर्चाएं उठेंगी और अंत में उनके पास कोई साधन अपने बीच बचाव का होगा नहीं। तो उन्हें लगा कि क्यों ना अब वो ऐसा कुछ करें कि ना तो परिवार वालों के साथ रहें और ना बाहर वालों के साथ रहें। तो कुल मिला के दोनों ओर से वो अपने आप को हटा करके अलग रहने का विचार बना लेते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले और जब उन्हें कानूनन सुरक्षा मिली और राइफलधारी 4 जवान उन्हें मिल गए थे कि वो उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा वहाँ पहरा देंगे, क्योंकि जैसे ही वो अकेले होते थे तो कभी ठाकुरबाड़ी के संत महंत उठा ले जाते थे और कभी घर वाले उन्हें प्रताड़ित करते थे, यंत्रणाएं देते थे, मारते पीटते थे। तो उनका जीवन असुरक्षित सा हो गया था। इस डर से उन्हें लगा कानून के सहारे के अलावा और कोई सहारा नहीं है। वो अलग रहने को तैयार हो जाते हैं और 4 पुलिस के जवान उन्हें मिल जाते हैं जो वहाँ उनके घर पर पहरा देते हैं, वहीं रहते हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाई और महंत की ओर से भी काफ़ी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे, और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पाकर उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। अब हरिहर काका के अकेले रहने की चिंता उतनी नहीं थी जितनी कि ये चिंता थी कि अगर वो अकेले रहेंगे तो घर वाले सोच रहे थे कि महंत उठा ले जाएंगे और फिर वो जबरन अंगूठे का निशान लगवा लेंगे, और साधु महंत और ठाकुरबाड़ी के लोग सोच रहे थे कि अकेले रहने का फ़ायदा ये होगा कि परिवार वाले उठा ले जाएंगे और ज़बरदस्ती कागज़ों पर निशान लगवा करके अपनी संपत्ति हड़प लेंगे, काका की संपत्ति को। तो दोनों लोग सिर्फ इसीलिए डर रहे थे। कोई इस बात का डर उनको किसी को नहीं था कि हाँ वो असुरक्षित हैं, वो अकेले रह रहे हैं, उन्होंने खाना खाया कि नहीं, उनकी दवा, उनकी व्यवस्था कैसे होगी। न कि इस बात की चिंता करके, सिर्फ इस बात की चिंता थी कि कैसे उनका जीवन गुजरेगा, कहीं कोई हम में से उठा ना ले जाए और सब कुछ लिखवा ले। तो ये बात आ गई थी। तो महंत जो थे साधु संत ठाकुरबाड़ी के, वो परिवार को डर रहे थे और परिवार वाले जो थे वो संत महात्मा को डर रहे थे कि ये उठा ले जाएंगे। तो और इसलिए हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की थी।
तो हरिहर काका को लगा कि अब और कोई उपाय नहीं है। हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग कर ली। तब नेपथ्य में रहकर उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगाकर पैसे खर्च करके उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। जब उन्होंने जोर जोर से गुहार मचाकर पुलिस की मांग की कि मेरी सुरक्षा नहीं है, मुझे लोग मार डालेंगे, मेरी धन संपत्ति लूट लेंगे, तो सामने तो कोई नहीं आया, पीछे रहकर, मतलब नेपथ्य मतलब होता पर्दे के पीछे। अब यहाँ चूंकि कोई नाटक नहीं चल रहा है कि पर्दे के पीछे कहा जाए, तो मत यहाँ शरीर की बात होगी कि कोई भी उनके सामने से उनकी मदद करता नहीं दिखाई दे रहा था। सब पीछे से उनकी मदद कर रहे थे कि वो सुरक्षित रहेंगे तो उनकी धन संपत्ति सुरक्षित रहेगी और हमको आसानी से वो मिल सकेगी। तो नेपथ्य शब्द इसीलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगाकर पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुँचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात हैं। मतलब सुरक्षा दोनों ओर से दी गई सुरक्षा के बदले में ही ऐसा हुआ था कि काका को अपने अकेले की सुरक्षा के लिए 4 जवान मिले थे कि वो उनकी देखरेख करेंगे। लेकिन डर इस बात का था कि उन 4 जवानों को काका के पास इसलिए रखा गया था कि काका को कोई उठा न ले जाए। एक जवान रहा तो कहीं मार डपट करके बहला फुसला के हटा के वो ले लें, तो 4 जवान को रखा गया था कि उठा न ले जाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बारी और अपने भाइयों की ओर से मिल रही है। सच है कि दुनिया को दिखाने के लिए तो उन्हें पुलिस की सुरक्षा मिली थी, लेकिन जितना तो सुरक्षा उन्हें मिली थी उससे ज़्यादा डर घर और परिवार के लोगों को था। तो ज़्यादा सुरक्षा साधु महंत और उससे ज़्यादा सुरक्षा उनके घर के जो लोग थे वो कर रहे थे। तो वो इसलिए कर रहे थे कि ताकि उन्हें वो सुरक्षित रहेंगे तभी उनकी 15 बीघे ज़मीन भी सुरक्षित रहेगी। तो उन लोगों ने ये आसानी से पाया कि इनको बचाने के लिए तो सामने देखने के लिए 4 जवानों की सुरक्षा थी और भीतर इधर ठाकुर बारी के संत महंत और उधर परिवार के लोग उनकी सुरक्षा की चौकसी करते रहते थे कि उन्हें कोई असुविधा न हो। अब देखिए आगे क्या होता है। ठाकुर बारी के साधु संत और काका के भाई इस बात से पूरी तरह सतर्क थे कि उनसे कोई गांव का या कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती करने न पाए। अब दोनों लोग ठाकुर बारी और परिवार के लोग सतर्क थे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा उनसे न मिले कि जो उनसे जोर जबरदस्ती करके जमीन हथिया ले। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनके ध्यान को अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील थे। तो और बाद में उन्हें लगा कि अब काका का मन दोनों तरफ से उठ गया है, तो दोनों उनकी सेवा करके उनका मन जीतना चाहते थे। तो दोनों दल मतलब घर वाले और बाहर वाले, तो दल उसी को कहा समूह, प्रयत्नशील थे, प्रयास कर रहे थे कि काका उनकी सेवा से खुश हो जाएं और ज़मीन उनको लिख दें। गांव में एक नेताजी हैं, वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है, उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। अब नेता लोग तो ऐसे ही होते हैं, नेता लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें जब मौका पड़े तो राजनीति का फ़ायदा उठा करके अपनी झोली भर लेते हैं, अपनी जेब गरमा लेते हैं। लेकिन वास्तव में नेताजी के पास वही जादुई छड़ी थी जो जादुई छड़ी के बल पे वो धन दौलत कमाते हैं। उनका ध्यान अचानक हरिहर काका की ओर गया कि हरिहर काका भी तो एक बहुत बड़ा साधन है पैसा कमाने का। तो उन्हें लगा कि एक बार यहाँ भी चल के किस्मत आजमानी चाहिए। अभी तक तो 2 ही लोग किस्मत आजमा रहे थे, ठाकुर बारी के महंत और संत और परिवार के 3 भाई और उनका परिवार। अब जब ये बात फैलते फैलते पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई, तो नेताजी को भी लगा कि अपनी भी किस्मत आजमानी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि चलकर एक बार उन्हें
फुसलाने की कोशिश करते हैं कि देखें क्या स्थिति बनती है। तो एक बार वो भी पहुंच गए प्रस्ताव लेके और उन्होंने समझाया कि उनकी ज़मीन हरिहर उच्च विद्यालय के नाम से एक हाई स्कूल खोल दिया जाए। अब उन्होंने समझाया काका को कि देखिए हरिहर उच्च विद्यालय के नाम से अगर मैं एक स्कूल तो आपके नाम से खोल देता हूँ तो आप तो जीवन भर के लिए अमर हो गए। ये स्कूल जब तक चलेगा, इस धरती पे रहेगा, तब तक आपका ही नाम गाया जाएगा। तो कुछ ऐसा करिए कि आपका नाम अमर हो जाए। उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। अब उन्होंने सोचा कि चल के ये बात हरिहर को समझानी चाहिए। तो उन्होंने ये बात कही कि आपकी ज़मीन का अगर सही उपयोग है तो आप उसको एक विद्यालय खोल दीजिए और उससे आपका नाम यशोगान होगा। आपके मरने के बाद भी लोग आपका नाम लेंगे और आपको जीवन भर यश मिलेगा। तो ज़मीन का सही उपयोग भी हो जाएगा, तो गांव के विकास के लिए स्कूल मिल जाएगा। सब कुछ उन्होंने समझा दिया। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो ऐसा प्रभाव पड़ चुका था, गांव वाले, घर वाले, सबकी स्थिति देख करके उनका दिल इतना कठोर हो चुका था कि उन्होंने एकदम नहीं ठाना कि वो किसी के भी फुसलाने पर बात को सुनेंगे। तो वो पूरी तरीके से अनसुना कर देते थे। तो नेताजी बहुत निराश हो गए। उन्हें लगा कि बात बन जाएगी, लेकिन नहीं बनी। उन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। आंगन, खेत खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं थी। अब गांव में बात करने का कोई और मुद्दा बचा ही नहीं था। हर मुद्दे पर हर जगह सिर्फ हरिहर काका की चर्चा होती थी कि देखो हरिहर काका के साथ क्या हुआ, कैसा अन्याय हुआ, हरिहर काका कैसे अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने तो अपनी ज़मीन भगवान को नहीं दी, उन्होंने अपने भाइयों को नहीं दी। तरह तरह की बातें बना बनाकर, नमक मिर्च लगा लगा कर लोग एक दूसरे को चटकारे ले लेके सुनाते थे। तो बड़ी बड़ी घटनाएं थी और लेखक को लगता है कि इस दौर की सबसे बड़ी घटना थी हरिहर काका वाली घटना। लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती तो फिर कोई अंत न होता। अब गांव में और गांव के बाहर सब जगह जहां कहीं वो लोग जाते, हरिहर काका की बात चढ़ती तो बात चलती ही रहती। इतनी बातें होती कि उस बातों का अंत कभी नहीं होता था और लोग बस यही करते कि क्या होगा हरिहर काका का। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते, राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं। अब घर के सारे लोग अपनी बात को रखते कि हरिहर काका की ज़मीन का होगा क्या। भाइयों ने भी ज़बरदस्ती निशान लगवा लिए हैं और ठाकुरबाड़ी के संत महंतों ने भी लिखवा लिया है। तो ये ज़मीन आखिर मिलेगी किसको। अब गांव वाले अलग परेशान थे, नेताजी अलग परेशान थे कि एक स्कूल ही खोल लिया जाए, कुछ तो फायदा होगा। तो अंत में उन्हें लगता है कि और कोई रास्ता नहीं है। हरिहर काका भी चिंतित थे कि निशान तो दोनों ने लगवाए हैं, लेकिन हरिहर काका ने अपना बयान दर्ज कराया। वे दोनों लोगों में से किसी को भी अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते। लेकिन हरिहर काका भले अनपढ़ थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन समय ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया था। तो उन्होंने कानूनन सहारा लेके ये रिपोर्ट दर्ज करा दी, बयान दर्ज करा दिया कि वो अपने जीते जी अपनी ज़मीन, घर तो घर, न घर और न बाहर, किसी को भी दान में नहीं देंगे। उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। वे दोनों लोगों में से किसी को भी अपनी ज़मीन उत्तराधिकारी नहीं मानते और नहीं देंगे। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए। उन्होंने बता दिया बयान में कि दोनों ही तरफ के लोगों ने उनसे जबरन दबाव डालकर, मारपीट करके अंगूठे का निशान ले लिया, लेकिन मैंने स्वेच्छा से किसी को भी ज़मीन नहीं दी। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा। और वो सरकार से ये बात जानना चाहते थे कि मैंने तो खुल करके किसी को ज़मीन दी नहीं, तो मेरे मरने के बाद, मतलब हरिहर काका के मरने के बाद, वो ज़मीन असल में किसको मिलेगी, ठाकुरबाड़ी के संत महंतों को या उनके खुद के भाइयों को। ये भी चिंता का विषय था। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता उतना गुना अधिक उगल देता। अब गांव घरों में जब किसी मुद्दे पर चर्चा निकलती थी
तो उस चर्चा के पीछे यही होता था कि हर तरफ से वो गांव वाले उस चर्चा को इतनी बढ़ा चढ़ा कर बताते थे एक दूसरे को कि लोगों तक बात पहुंचते पहुंचते कुछ और तैयार हो जाती थी। अब यहाँ भी स्थिति थी, जो जितना जानता था उससे कहीं ज़्यादा बातें एक दूसरे को बता रहा था। फिर भी कोई समाधान नहीं निकला, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी रहती हैं। कोई समाधान नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। कोई चीज़ अभी हल नहीं होती थी तब तक दूसरी समस्या मुंह फैला के खड़ी हो जाती थी। तो धीरे धीरे स्थिति जो थी वो और नाजुक होती जा रही थी। रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी रहती हैं, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते। अब आशंकाओं पर लोगों का दिमाग बिल्कुल नहीं जाता था, बस लोगों की राय एक दूसरे की सुनने को मिलती थी। हर लोग अपनी अपनी राय देते, अपनी अपनी बात कहते और अपनी अपनी चीज़ों को सुनाते कि वो किस तरह से अपनी राय दे रहे हैं कि ये नहीं, हरिहर काका को यहाँ सही है, ये करना चाहिए। दूसरा कहता नहीं, हरिहर काका के लिए तो ये सही है, ये करना चाहिए। ऐसे ऐसे कह के वो हर बात में अपनी राय देते रहते। ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार में समूचे गांव में फैल जाती थी। अच्छी चीज़ें भले दुनिया में न फैले, लेकिन बुरी चीज़ें और ख़तरनाक चीज़ें तो मुँह ही मुँह कब पूरे गांव में फैल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन्होंने कहा कि हरिहर काका की बातें जो थी अब पूरे गांव में फैल चुकी थी, हर तरह से फैल चुकी थी। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई नहीं ध्यान देता था और करता क्या था, उसे नमक मिर्च लगाकर बता देता था। तो धीरे धीरे बात बढ़ती गई और लोगों में एक तीसरी चर्चा चली कि अगर हरिहर काका मरेंगे तो किसको ज़मीन मिलेगी। अब हरिहर काका या तो मौन हो जाना उचित समझते थे और शेष दिन जीवन के काट रहे थे। खुली आंखों से बार बार आकाश की ओर निहारते। सारे गांव के लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ कहते सुनते, लेकिन अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कहने का मतलब उन्होंने मौन धारण कर लिया था। गांव के बाहर एक नौकर रख करके 4 पुलिस के जवान पहरा देते और वो गूंगेपन का शिकार हो गए थे। अब उन्हें लगता था कि अब उनकी ज़िंदगी इसी तरह कटेगी, इसलिए वो कुछ भी कहने के हक में नहीं थे। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्च पर खूब मौज मस्ती कर रहे थे। जिसका धन वह करे उपास, खाने वाले करे विलास। अब जिसका धन था वो तो हरिहर काका का धन था, लेकिन उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था, मानसिक तनाव इतना बढ़ चुका था कि वो भूखे ही रह जाते थे, गूंगेपन का शिकार हो गए थे। और जिनका नहीं था वो मौज मस्ती करने के लिए 4 जवान, नौकर चाकर और जो भी हालचाल लेने वाले थे सब पहुंचकर मस्ती करते थे। तो ये कहा है 2 जून का उसका भोग लगा रहे थे और धीरे धीरे अब तक जो वो लोग नहीं खाए थे वो सारी चीज़ों को अब वो खा रहे थे आराम से। तो हरिहर काका की कहानी आज के समाज का बिल्कुल चित्रण है, ये यहाँ कहा गया है। अब आ गई प्रश्नों की बारी, तो आप तैयार हो जाइए अपनी कॉपी किताब लेकर के। मैं प्रश्नों पर आ जाती हूँ। कहानी काफ़ी लंबी थी, कई वीडियो में चली है, विस्तार से मैंने समझाया है, तो आप उसको हर वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप खुद से लिख सकते हैं। तो ये इसकी बात हुई। अब मैं आपको प्रश्नों पर चर्चा करती हूँ। ऑफलाइन में भी मैंने चर्चा आपसे कर दी है, लेकिन अब आपको प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी पर लिखना है। तो आप तैयार हो जाइए अपनी कॉपी पे उसको लिखने के लिए और मैं प्रश्नों को उत्तर लिखवाने चली। तो पहला प्रश्न है, मैं प्रश्न बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, सिर्फ उत्तर लिखूंगी, तो आप ध्यान से उसको प्रश्न के नंबर को लिखिएगा। कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं। तो प्रश्न है कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच कौन सा संबंध था। तो उनके बीच दोस्ती का संबंध था, पड़ोसी का संबंध था, पुत्रवत संबंध था और उसके पीछे कारण यही है कि वो बगल में रहते थे। बगल में रहने वाले सभी लोग उम्र के हिसाब से आपके दोस्त, मित्र, अंकल, आंटी जो भी हो बन जाते हैं। तो हरिहर काका और कथावाचक के बीच ऐसे ही संबंध बन गया था। तो मैं प्रश्न का उत्तर लिखती हूँ, आप भी शुरू करिए। मैं इसको रब कर देती हूँ। तो
प्रश्नोत्तर कार्य। प्रश्नोत्तर कार्य में कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध था? तो उत्तर नंबर 1 मैं डाल रही हूँ, आप प्रश्न पे बुक से लिखिए, किताब से लिखिए, पुस्तक से। तो उत्तर है कथावाचक और हरिहर काका कथावाचक और हरिहर काका के बीच अपने मन की सारी बातें, हरिहर काका के बीच दोस्ती का संबंध था। हरिहर काका अपने मन की सारी बातें अपने मन की सारी बातें कथावाचक को बताते थे। इसके दो प्रमुख कारण हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि हरिहर काका का घर कथावाचक के पड़ोस में है। कथावाचक के पड़ोस में है। पड़ोसी होने के कारण हर सुख दुख में वे उनके साथ रहते थे। दूसरा कारण यह है कि हरिहर काका बचपन में लेखक को बहुत प्यार
करते, बहुत प्यार करते थे, उन्हें घुमाते, साथ साथ घुमाते, साथ साथ रहते, यही प्यार बड़े होने पर दोस्ती में बदल गया। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं अगला प्रश्न करा दूं। अब अगला प्रश्न है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? तो हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगने लगे कि दोनों लोग हरिहर काका को सिर्फ पैसे के लिए ही प्यार करते थे। सबका प्रेम सिर्फ पैसे के लिए था और जिसके कारण उन्हें ये लगता था कि हरिहर काका के पास 15 बीघे ज़मीन है, तो वो चाहते थे ज़मीन, दो भाई भी चाहते थे ज़मीन लिख दें और महंत भी, वो भी मारते थे, ये भी मारते थे, वो भी लालच देते थे, ये भी लालच देते थे, तो दोनों लोग तो एक श्रेणी के दिखाई देने लगे। तो हरिहर काका को दोनों लोग एक समान लगते थे। तो मैं इसका उत्तर लिखती हूँ, आप भी शुरू हो जाइए। उत्तर नंबर 2, प्रश्न आप अपनी पुस्तक से लिखिए। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? उत्तर है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई और अपने भाई एक ही श्रेणी के, अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगते थे, क्योंकि दोनों ही उनको नहीं, उनकी जमीन से प्यार करते थे। महंत ठाकुर बारी के विस्तार के लिए उनकी जमीन हथियाना चाहते थे। ये लाइन आपको नहीं दिख रही होगी, मुझे लगता है, मैं इसको रब कर देती हूँ। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने कैमरा एडजस्ट कर दिया है। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूँ।
उनकी जमीन हथियाना चाहते थे, हथियाना चाहते थे। हरिहर काका के भाई और हरिहर काका के भाई भी जमीन पाने की लालच में उनका आदर सत्कार करते, क्योंकि उनके तन से उनका अपना कोई नहीं था। तो ये इसका उत्तर हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैंने 2 प्रश्न लिखा दिए हैं, फिर इसके आगे के प्रश्नों को मैं अपने अगले वीडियो में लिखाऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।